हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग हैं जो कि कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। उसका चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ है एक ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें कवि बालक हैं तथा उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कविताएं हास्य कविताएं हैं। प्रस्तुत पाठ अव्यय शब्दों पर आधारित है। और अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जी हाँ, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय शब्दों को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अधय, च, अलम, अद्य इत्यादि। प्रस्तुत पाठ संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद से हमारा अभिप्राय है आपस में बातचीत करना। इसमें वैद्य तथा यमराज की कार्यक शैली पर व्यंग करते हुए हास्य कविता के माध्यम से श्रोताओं तथा पाठकों को हंसाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत इस पाठ के कठिन शब्दार्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है अधय। अधय का अर्थ होता है नीचे। कोहुलालम शोर। काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले। कालयापकः, समय बर्बाद करने वाले। धुरंधराः, अग्रणीय या श्रेष्ठ। एहि, आइए। करतल ध्वनिना, तालियों की ध्वनि। अरसिकेभ्य, नीरस जनों को। स्वकीयम, अपने। मादृशा, मेरे जैसे। हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। तुंदस्य, तोंद के। आवर्तयन, फेरता हुआ। धार्यताम, धारण करे। परान्नम, दूसरे के अन्न को। प्रस्तुत पद में परा प्लस अन्नम दीर्घ संधि है। पौष्टिकाः, पुष्टि देने वाला। प्रत्यार्पणम, लौटाना। प्रति प्लस अर्पणम, प्रस्तुत पद में यण संधि है। अवशिष्टम, बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर। श्राव्यति, सुनाता है। भोज्य लोलुपम, खाने का लोभी। तो बच्चों ये तो थे इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। तो चलिए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः का अर्थ है अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाले। चत्वारः, चार। बाल कव्यः, बालक कवि। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर। उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः, श्रोतारः, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। कोहुलालम च कुर्वन्ति। अधः का अर्थ होता है नीचे। नीचे श्रोतारः, श्रोता। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए। चतुर्थी विभक्ति है तो के लिए आएगा। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोहुलालम च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मंच पर चार बाल कवि विराजमान हैं और मंच के नीचे श्रोतागण उनकी कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं। संचालकः, अब संचालक क्या होता है? जी हाँ, मंच का संचालन करने वाला। संचालक महोदय कहते हैं अलम कोहुलालेन। अलम का अर्थ होता है मत, कोहुलालेन का अर्थ है शोर, यानी कि शोर मत कीजिए। अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः। अद्य का अर्थ है आज। परम, अत्यधिक। हर्ष का अवसर है, यानी कि खुशी का अवसर है। आज बहुत अधिक खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागता सन्ति। क्या कहते हैं संचालक महोदय कि अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर। कौन सा अवसर? कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन के अवसर पर। काव्यहंतारः, काव्य के हत्यारे। कालयापकश्च, और। च का अर्थ होता है और समय को गंवाने वाले। भारतस्य, भारत के। हास्य कवि धुरंधरः, हास्य कवियों के शिरोमणि समागताः सन्ति,
आए हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि बड़ी खुशी का मौका है कि इस अवसर पर, कौन सा अवसर, कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन के अवसर पर कविता के हत्यारे तथा समय को गंवाने वाले भारत के हास्य कवियों के शिरोमणि कवि लोग आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि का अर्थ है आइए, करतल ध्वनिना यानी के तालियां बजाकर, वयम हम सब, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। आइए तालियां बजाकर हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले स्टेज पर कौन से कवि महोदय आए हैं? जी हाँ, गजाधर। गजाधर क्या कहते हैं कि सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, सर्वेभ्यो का अर्थ है सभी, अरसिकेभ्यो का अर्थ है कविता की हंसी उड़ाने वालों या कविता में रुचि न रखने वालों को नमो नमः बार बार प्रणाम है। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथमं तावद्, तावत् का अर्थ है तो, प्रथमम सबसे पहले, तो सबसे पहले अहम यानी कि मैं, कौन? गजाधर। आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को, वैद्य किसको बोलते हैं? चिकित्सक को, डॉक्टर को। उद्देश्य, उसको उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम, अपनी काव्य को, काव्य का अर्थ है कविता, स्वकीयम का अर्थ है अपनी, अपनी कविता को श्राव्यामि सुनाता हूँ। क्या कह रहे हैं गजाधर महोदय जी? अच्छा, तो मैं सबसे पहले आधुनिक वैद्य को विषय बनाकर अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, वैद्यराज एक संबोधन सूचक पद है। इसका क्या अर्थ है? हे वैद्यराज नमस्तुभ्यं, आपको मेरा प्रणाम है। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, सहोदर का अर्थ होता है सगा भाई। हे वैद्यराज आपको मेरा प्रणाम है, हे यमराज के भाई, सगे भाई। यमस्तु हरति प्राणान, यमस यानी कि यमराज तो हरण करते हैं, हरति मैंने हर लेते हैं, प्राणान मैंने प्राणों को, यमराज तो प्राण ही हरते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य क्या करते हैं? प्राणों का भी हरण कर लेते हैं और धन का भी हरण कर लेते हैं। सर्वै उच्चै हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अब दूसरे कवि महोदय आ चुके हैं मंच पर। क्या नाम है जिनका? कालांतक, यानी कि समय को बर्बाद करने वाले। अरे वैदस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे। क्या कहते हैं? अरे वैदस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं, डॉक्टर तो सब जगह हैं, परंतु न ते, परंतु नहीं है, ते वे, मादृशा कुशलः मेरे समान कुशल। किस चीज में कुशल हैं? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में। अरे वैद्य तो सभी जगह मिल जाते हैं, परंतु मेरे समान जनसंख्या को कम करने में कोई कुशल नहीं है। मामपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम प्लस अपि की संधि हुई है यहाँ पर, दीर्घ संधि। मेरे भी काव्य यानी कि कविता को, इदम मैंने इस, मेरी भी इस कविता को, शृण्वन्तु सुने, भवन्तः आप, मेरी भी इस कविता को सुने आप। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयः गतः, न अहं गतो न मे भ्रात्रा कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ होता देख करके, किसको? जलती हुई चिता को, चितां चिता को, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मयः गतः, वैद्यराज आश्चर्यचकित हो गए। न अहं गतो, न तो मरने वाला मेरे पास आया, न मैं भ्रात्रा, न मेरे भाई के पास आया, कस्य इदम हस्तलाघवम, तो फिर ये किसके हाथ की चतुराई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से जोर जोर के हंसने लगते हैं। तुंदलीहि, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्,
तुंदली का अर्थ है मोटा, मोटा व्यक्ति या पेटू। तुंदस्य तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर, हस्तम आवर्त्यन हाथ फिराते हुए। तुंदलियो अहम भो, मैं पेटू हूँ। मामपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मामपि मेरे भी इस काव्य को सुने या मेरी भी इस कविता को सुने और अपने जीवन में धारण करें। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके श्रीराणी पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे का अर्थ है हे दुर्बुद्धि, प्राय अन्न को प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम करो, अपने शरीर पर दया मत करो। अर्थात मुफ्त का भोजन खाने को मिले तो शरीर की परवाह मत करो, खाए जाओ, बस खाए ही जाओ। परा अन्नम दुर्लभम लोके, लोके का अर्थ होता है संसार में। इस संसार में पराया जो अन्न है वो मिलना कठिन है, दुर्लभम का अर्थ है कठिन है। श्री रानी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते ही रहेंगे। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से, पुनः का अर्थ होता है फिर से, अट्टहासम यानी कि जोर से हंसने लगते हैं। चारवाकः आम आम, चारवाक कहते हैं हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य, तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथ्यति चारवाक कवि, तथा कथ्यति चारवाक कवि का अर्थ है ऐसा चारवाक कवि कहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत का अर्थ है जब तक जिए, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर आपको ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो वो भी पीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर भी घी पिए, जब तक जिए सुख से जिए और ऋण लेकर भी घी पिए। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम, एक श्रोता उठकर बीच में से कहते हैं तो ऋण की वापसी कैसे होगी। तर्हि का अर्थ है तो। चारवाकः, चारवाक कवि कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी शेष कविता सुनिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः, मनुष्य घृतं पीत्वा यानी कि घी पी करके और श्रम यानी कि मेहनत करके ऋण को लौटा देवे। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्राव्यति, काव्य पाठ से प्रेरित होकर, उन कवियों की कविताओं से प्रेरित होकर एक बालक, आशु कविता का अर्थ है जल्दी से कविता की रचना करता है और हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, हंसी के साथ सुनाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि उन हास्य कवियों की कविताओं को सुनकर एक बालक प्रेरित हो जाता है और अपनी एक जल्दी से कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। तो चलिए देखें उसने कौन सी कविता सुनाई। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, भो का अर्थ होता है अरे, अरे सुनिए सुनिए। बालक क्या कहता है, अरे सुनिए सुनिए, मामपि काव्यम, मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदलीम भोज्यलोलूपम कालांतकम च वैद्यम चारवाकम च नमाम्य अहम, नमामि प्लस अहम यण संधि हुई है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गजाधरम कविम चैव तुंदलीम भोज्यलोलूपम कालांतकम च वैद्यम चारवाकम च नमाम्य अहम, यानी कि नमस्कार करता हूँ मैं सबको, किस किस को, गजाधर कवि को, तुंदली जो भोजन के लोभी तुंदली हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, कालांतकम कालांतक को प्रणाम करता हूँ, वैद्य और चारवाक को भी मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, कविता को सुनाकर हा हा करके इस प्रकार से बालक हंसता है,
अन्ये चापि हसन्ति, अन्य भी श्रोतागण हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो बच्चों, ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। तो चलिए अब इस पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है, उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करें। प्रस्तुत प्रश्न में आपने दिए हुए शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करना है। तो चलिए उच्चारण प्रारंभ करते हैं। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। नीचै, नीचे। कदापि, कभी। कुत्र, कहाँ। अधः, अधः का अर्थ भी नीचे होता है, नीचे। बहि, बाहर। अन्तः, अंदर। कदा, कब। उच्चैः, ऊंचा। अलम, बस। पुनः, फिर से। एकदा, एक बार। प्रस्तुत प्रश्न में जितने भी शब्द दिए गए थे, ये सभी शब्द अव्यय शब्द थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मंजूषा में शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी। सबसे पहला वाक्य है, वृक्षस्य डैश खगाः वसन्ति। तो क्या आएगा? जी हाँ, ऊपरी। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। डैश विवादेन, अलम विवादेन। विवाद का अर्थ होता है झगड़ा, और अलम का अर्थ है बस, झगड़ा ना करें। और मैंने आपको पाठ के मध्य में भी ये बात स्पष्ट की थी कि अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वर्षा काले गृहात डैश मा गच्छ। तो क्या आएगा? बहि। बारिश के मौसम में घर से बाहर ना जाएं। मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के अधः, नीचे। श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, श्रोता बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। तो क्या आएगा? अन्तः। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रश्न 3, अशुद्ध पद को चुनिए। हमें 4 पद दिए गए हैं और उनमें से हमें एक अशुद्ध पद को छांटकर लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यहाँ पर इन चारों में अशुद्ध पद कौन सा है? गमन्ति। धातु तो गम ही है, लेकिन रूप किस प्रकार से चलते हैं? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो यहाँ पर गच्छन्ति आना चाहिए था। रमेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तृतीय विभक्ति एक वचन में गज शब्द का क्या बनता है? गजेन। इसलिए अशुद्ध पद कौन सा होगा? गजेण। लतया, मातया, रमया, निशया। लता, रमा और निशा तीनों ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि माता ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मातृ शब्द बनता है। और इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में शब्द रूप क्या होगा? मात्रा। तो अशुद्ध पद क्या हुआ? मातेय। लते, रमे, माते, प्रिय। प्रथमा विभक्ति द्विवचन है यहाँ पर लता, रमा और प्रिया में, और तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं आकारांत। लेकिन माता शब्द मातृ यानी कि ऋकारांत शब्द है। मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनेगा मात्रौ। तो अशुद्ध पद क्या हुआ? माते। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। लिखती, गर्जती, फलती ये शुद्ध पद हैं, जबकि सेवती अशुद्ध पद है, क्योंकि सेव धातु के शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं? सेवते, सेवेते, सेवन्ते। तो अशुद्ध पद क्या हुआ? सेवती। और एक और कारण है इसके अशुद्ध होने का, लिखती, गर्जती, फलती प्रश्मयपदी धातु हैं, जबकि सेव धातु एक आत्मनेपदी धातु है। प्रश्न 4, मंजूषा से समान पदों को चुनकर लिखना है। प्रसन्नतया चिकित्सकं लब्ध्वा शरीरस्य दक्षः। प्रस्तुत पदों के समानार्थक पदों को चुनकर हमें लिखना है। प्राप्य, प्राप्त होना, और इसका समानार्थक शब्द क्या है? लब्ध्वा। कुशलः, दक्षः। हर्षस्य, प्रसन्नतया। देहस्य, शरीरस्य। वैद्यं,
चिकित्सकम्। प्रश्न 5 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है मंचे कति बाल कव्यः उपविष्टाः सन्ति। मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे थे? जी हाँ, चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति। शोर कौन कर रहे थे? श्रोतारः। गजाधरः कम् उद्देश्य काव्यं प्रस्तौति। गजाधर की कविता का विषय क्या था? आधुनिक वैद्यम। तुंदलिः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदली किसके ऊपर हाथ फिराता है? तुंदस्य, तोंद के ऊपर अपने। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या मिलता है, क्या होता है? श्रीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके भी घी पीना चाहिए? ऋणम, उधार लेकर। ऋण का अर्थ होता है उधार लेना। प्रश्न 6 मंजुषात् पदानि चित्वा कथया पूर्ति कुरुत। मंजुषा से पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करें। पुरा, पुरा का अर्थ होता है पहले। एकस्य, एक। नृपस्य, राजा का। एक है, एक। प्रिय वानरः आसीत्, प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एकदा का अर्थ होता है एक बार। नृपः, राजा। सुप्तः, सोया हुआ। आसीत् था, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजियत। वानरः, बंदर। व्यजनेन का अर्थ होता है पंखा। पंखे से तम, उस राजा के ऊपर हवा कर रहा था। तदेव, उसी समय। तद प्लस एव, वृद्धि संधि है। एकः, एक। मक्षिकः, मक्खी। नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक के ऊपर। उपाविशत, बैठ गई। यद्यपि, यद्यपि का अर्थ है जबकि। वानरः, बंदर। वारम वारम, बार बार। व्यजनेन, पंखे से। ताम, उस मक्खी को। निवार्यति, समय, हटा रहा था। तथापि, फिर भी। सा, वह मक्खी। पुनः पुनः, बार बार। नृपस्य, राजा की। नासिकायामेव, नाक के ऊपर ही। उपविशति, समय, बैठ जाती थी। अंते, अंत में। सह मक्षिकाम, वह मक्षिका को यानी कि मक्खी को। हंतुम, मारने के लिए। खड्गेन, खड्ग यानी कि तलवार से। प्रहारम अकरोत, प्रहार करता है। मक्षिका तू उड्या, मक्षिका यानी कि मक्खी। तू मैंने तो, उड्या मैंने उड़ गई। दूरम गता, और दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, किंतु तलवार के प्रहार से। नृपस्य, राजा की। नासिका छिन्ना अवत, नाक। छिन्ना का अर्थ होता कट गई, कटकर अलग हो गई। अवत, हो गई। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा गया है। मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता। मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता नोचिता, न प्लस उचिता, उचित नहीं है। प्रश्न 7 जो कि इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। विलोम पदानि योज्यत। विलोम पदों को जोड़ें, यानी कि अपने विपरीत पदों को जोड़ना है। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। इसका विलोम पद क्या होगा? जी हाँ, ऊपरी, ऊपर। अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंदर, और विलोम पद क्या होगा? बही, बाहर। दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि वाला, और इसका विलोम क्या होगा? सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई, ऊंचा। निच्चई, नीचा। दुर्लभम, दुर्लभम का विलोम पद क्या होगा? जी हाँ, सुलभम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद व अभ्यास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अभी भी नहीं मिल पाया इस पाठ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।